बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लॉ कैट के बारे में कुछ स्टडी और कुछ हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि लॉ कैट एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें क्वालिफाई करने के बाद आप बार काउंसिल से लाइसेंस ले सकते हैं। पाकिस्तान की जितनी बार काउंसिल है, पंजाब बार काउंसिल है, सिंध बार काउंसिल है, उसके बलोचिस्तान बार काउंसिल है, उसके बाद केपी के बार काउंसिल है, इस्लामाबाद बार काउंसिल है। इसके अंदर पहले तो बार का अपना टेस्ट होता था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद अब लॉ कैट क्वालिफाई करना पड़ता है तमाम उम्मीदवारों को। उसके बाद इनको जाके लाइसेंस मिलता है। लॉ कैट के सिलसिले में एक सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये स्टूडेंट बहुत से इसमें हर दफ़ा अपेयर होते हैं, हर 2.5 महीने के बाद या 3 महीने के बाद इसकी ऐड आती है, लेकिन इसके अंदर फेलियर रेशो जो है वो ज़्यादा बढ़ रही है। फेलियर रेशो क्यों है? लॉ कैट क्यों नहीं स्टूडेंट्स का पास होता? हालांकि LLB में आप क्वालिफाई होते हैं, LLB के अंदर से आपका ये टेस्ट होता है, लेकिन इसकी रीज़न क्या है ना पास होने की? इसमें कुछ वजूहत हैं, कुछ रीज़न्स हैं जो मैं आपको भी बताने लगा हूँ। सबसे पहले तो ये बात है कि लॉ कैट जो है एक फ़िल्टर है, इसको ध्यान में रखिएगा। ये फ़िल्टर है, इस फिल्टर के अंदर आप जिस तरह किसी चीज़ को फ़िल्टर किया जाता है तो उसके अंदर से कसावतें दूर हो जाती हैं। तो लॉ कैट के अंदर भी फ़िल्टर किया जाता है जितने भी लॉ के ग्रेजुएट्स होते हैं। तो एक इसका साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है स्टूडेंट्स पे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये साइकोलॉजिकल प्रेशर स्टूडेंट्स को ही इस लॉ कैट के अंदर डिस्क्वालीफाई कर देता है, वो फेल हो जाते हैं। हालांकि इसका सिलेबस मेरे सामने पड़ा हुआ है, सिलेबस में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपने LLB के अंदर स्टडी ना की हो। तो सबसे पहली बात और सबसे बड़ी बात इसके अंदर ये है कि आपने इसका अननेसेसरी जो प्रेशर है वो नहीं लेना लॉ कैट का। ये आपने जो पढ़ा हुआ है सिलेबस, उसी के अंदर से ये टेस्ट होगा और आपने सारी बुक्स और सारा सिलेबस ये पढ़ा हुआ है, यही पेरेंट्स आपने पार्ट 3 में यूज़ किए हुए हैं, यही PPC है, यही CRPC है, यही CPC, उसके अंदर यही इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस है, यही इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस है आपकी, यही इंटरनेशनल लॉ है, यही कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है। लेकिन उसमें यह है कि आप जब उसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लॉ कैट के क्वेश्चन ज़्यादातर कॉन्सेप्चुअल होते हैं, बुकिश नहीं होते। इस वजह से आप में वो ट्विस्ट आ जाता है जिसकी वजह से स्टूडेंट इसमें डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। अब सबसे पहली बात है कि आज हमारी क्योंकि इस चैनल में लॉ कैट के सिलसिले की ये फर्स्ट वीडियो है, तो आज मैं आपको इंट्रोडक्शन इसके सिलेबस का दूंगा। लॉ कैट के सिलेबस में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं और कैसे आपने स्टडी करना है। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन है, तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान है। जो कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, इसके सबसे पहली बात यह है कि इसमें केसेस दिए गए हैं, जो 8 केसेस हैं। इन केसेस के अंदर जो है वो सबसे पहले मौलवी तमीज़ुद्दीन केस है, वर्सेस 1 जनरल ऑफ पाकिस्तान, PLD 1955। उसके बाद है द स्टेट वर्सेस 200 एंड अदर, PLD 1958। उसके बाद है मिस असमा जिलानी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, PLD 1972। बेगम नुसरत भुट्टो वर्सेस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, PLD 1977। मोहम्मद नवाज शरीफ वर्सेस प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, PLD 1993, सुप्रीम कोर्ट 473। उसके बाद अल जिहाद ट्रस्ट वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, इसको जजेस केस भी कहते हैं। उसके बाद जफ़र अली शाह एंड अदर वर्सेस जनरल परवेज़ मुशर्रफ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ पाकिस्तान। उसके बाद है खान असफन यार वली एंड अदर वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान। ये 8 केसेस दिए गए हैं। इन केसेस के अंदर जो बेसिक स्टडी करने वाली चीज़ है वो ये है कि सबसे पहले इस केस के फैक्ट आपने स्टडी करने। केस के फैक्ट जब आप क्लियर हो जाएंगे, फिर इस केस में जो डिसीजन हुआ है उससे कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री के अंदर पाकिस्तान की कानूनी तारीख के अंदर क्या क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं, ये आपने सबसे पहले ध्यान में रखना है। ये ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है, क्योंकि लॉ सॉलिड होता है इसलिए डेवलपमेंट्स भी सॉलिड है। सेकंड, इसका जो पोर्शन है वो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973, फंडामेंटल राइट्स फ्रॉम प्रीएम्बल टू आर्टिकल 40। पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल 1973 में दिए गए हैं, एक बात याद रखें, प्रीएम्बल कहते हैं दिबाचे को। और पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन अभी तक पाकिस्तान में 3 आए हैं, 1956, 1962 और 1973। इन तीनों कॉन्स्टिट्यूशन में करारदाद मुकासद ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन एज है, उसमें प्रीएम्बल शामिल है, 73 वाले में भी शामिल है। उसके बाद आर्टिकल 1 से 40 है। 1 से 40 तक जो आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन के, इन आर्टिकल का क्या मीनिंग है, ये क्या कहते हैं। इसमें पहली बात ये थी कि इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर
जो फर्स्ट में स्टार्ट में आर्टिकल दिए गए हैं वो बेसिक राइट्स के ऊपर है, बेसिक राइट्स ऑफ सिटीजन के ऊपर वो दिए गए हैं। तो आर्टिकल, हर आर्टिकल का एक कॉन्टेक्स्ट है, हर आर्टिकल का एक मीनिंग है, ये मीनिंग आपने क्लियर करना। जब ये मीनिंग आपको क्लियर हो जाएगा तो आपके आगे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल कोई क्वेश्चन भी आएगा आप उसको अच्छे तरीके से उसके आंसर तक, जो करेक्ट आंसर है वहाँ तक आप पहुँच सकते हैं। उसके बाद आर्टिकल 50 से 89 है। 50 से 89 जो आर्टिकल है इसके अंदर पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में अदारे दिए गए हैं। कौमी असम्बली हो गया, सेनेट हो गया, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, प्राइम मिनिस्टर हो गया, और जितने अदारे हैं ये सारे। उसके बाद आर्टिकल 175 से आर्टिकल 212 212 तक, इसके अंदर जो जुडिशरी है पाकिस्तान की, उसके सिलसिले के अंदर इसमें आर्टिकल में ये एक्सप्लेन करता है। थर्ड इसमें जो है सिलेबस में शामिल वो है इंटरनेशनल लॉ। इंटरनेशनल लॉ में पहला शामिल है वो है यूनाइटेड नेशन चार्टर है और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इंटरनेशनल लॉ भी आप सबने पढ़ा हुआ है, इसमें यूनाइटेड नेशन का चार्टर और उसके बाद इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है। यूनाइटेड नेशन अक़वाम मुत्तहिदा का चार्टर है और बैनुल अक़वामी अदालत इंसाफ के बारे में क्वेश्चन इससे पूछे जाएंगे। इसके बाद है जूरिस्प्रूडेंस। जूरिस्प्रूडेंस जो है वो साइंस ऑफ नॉलेज होती है। तो इस जूरिस्प्रूडेंस में दो आती है, एक इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस क्योंकि पाकिस्तान एक इस्लामी कंट्री है, और सेकंड इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस है। तो इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस के अंदर सर जॉन साल्म की जो बुक है उसके अंदर से आपने अपने कॉन्सेप्ट जूरिस्प्रूडेंस के क्लियर करने हैं। तो ये नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपने कॉन्सेप्ट पे कैसे पहुंच रहा, तो मैं इसमें आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। उसके बाद सेकंड है इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस। इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस आपका इस्लामी फ़िक़्ह है, उसमें आपने सोर्सेज ऑफ इस्लामिक लॉ है, इसको स्टडी करना है, इज्तिहाद है, उसके बाद कुरान पाक है, हदीस। कुरान और हदीस जो है ये बेसिक सोर्सेज हैं, डॉक्यूमेंटेड सोर्सेज हैं। बाकी ये दो सोर्सेज हैं वो कुरान और हदीस की रोशनी में वो बयान किए जाते हैं, वो तलाश किए जाते हैं। और ये जो इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस की बुक है ये प्रोफेसर इमरान एहसन खान नियाज़ी की ये बुक है। इससे आप इसको कंसल्ट करके यहाँ से आप अपना लॉ गेट की तैयारी आप इस बुक से अपने सारे कॉन्सेप्ट तो पहले आपके क्लियर है, LLB आप ज़्यादा क्वालिफाई करके लॉ गेट दे रहे हैं, इसलिए ये चीज़ें आपके दिन में अभी तक जो मिसअंडरस्टैंडिंग आ रही हैं उनको आप एक साइड पर रखें और इस सिलेबस को समझ के डेप्थ के अंदर उसकी आप तैयारी करें। उसके बाद है सिविल प्रोसीजर कोड। सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड ये हमारे प्रोसीजरल लॉ है। हमारा जितना सिविल कोड का सिस्टम है, जो स्ट्रक्चर है वो सारा सिविल प्रोसीजर कोड के तहत चलता है, और क्रिमिनल कोड का स्ट्रक्चर और प्रोसीजर जो है वो क्रिमिनल और हमारा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है उसके तहत चलता है। सिविल प्रोसीजर कोड के अंदर जो आर्टिकल शामिल हैं, जो सेक्शन शामिल हैं, आर्टिकल सेक्शन ये सब तकरीबन सेम ही चीज़ें। उसमें फ्रॉम प्रीएम्बल टू 15, 12, 20, 47, 75, 96, 104 104, 115, 151 ये आर्टिकल शामिल। इसके बाद CPC के अंदर जो सेकंड पोर्शन है उसका वो ऑर्डर्स के ऊपर होता है। तो इसमें जो ऑर्डर शामिल है वो ऑर्डर 1 है, ऑर्डर 6 है, ऑर्डर 9 है, ऑर्डर 39 है, ऑर्डर 41 और ऑर्डर 43 है। ये CPC का सिलेबस है। इसके CPC ज़ाहिर मैंने जैसे आपको बताया कि ये एक प्रोसीजरल लॉ है, ये ज़ाब्ता दीवानी इसको कहते हैं। तो ज़ाब्ता दीवानी के अंदर ये आर्टिकल शामिल है। ये आर्टिकल ऐसे नहीं है जो आपने LLB के अंदर अपने ना पढ़े, बेयर एक्ट में आपने ना यूज़ किए। लॉ गेट के सिलेबस में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपके सिलेबस से बाहर आएगी जिससे आपको डरना या घबराना है। ऐसी बात नहीं है, चीज़ें सारी आपकी पढ़ी हुई, सिर्फ अपने माइंड को रिफ्रेश और उसके अंदर अपने कॉन्सेप्ट के अंदर कंसंट्रेशन की ज़रूरत होगी आपको, उसको आपने क्लियर करना है। उसके बाद नेक्स्ट है क्रिमिनल लॉ। क्रिमिनल लॉ PPC पाकिस्तान पीनल कोड। इसमें जो चीज़ें शामिल हैं उसमें सबसे पहले चैप्टर 2 है, जनरल एक्सप्लेनेशन और डेफिनेशन का है। इसमें डेफिनेशन PPC के अंदर जो बयान की गई हैं चैप्टर 2 में वो आपने सारे आपने पढ़ी हुई हैं पहले। इसमें तो आपने कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। प्रैक्टिस में चीज़ें जब आप खुद अपनी तरफ से प्रैक्टिस करेंगे तो चीज़ें आपको ये सारी आनी स्टार्ट हो जाएंगी। उसके बाद चैप्टर 4 है, जनरल एक्सेप्शन का है, आम मुस्तशनियात इसको कहा जाता है चैप्टर 4 में। फिर चैप्टर 16 है ऑफेंसेस अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के साथ जितने भी ऑफेंस होते हैं, ठीक है, वो सारे चैप्टर 16 उसको बयान करता है। उसके बाद चैप्टर 16A है रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट एंड रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। किसी को आपसे बेजा में रख लेना, बिला वजह कैद रख लेना, ये चैप्टर 16A उसको बयान करता है।
उसके बाद चैप्टर 17 है ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी। आपकी जायदादें मनकूला और गैर मनकूला, मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी के खिलाफ जितने भी क्राइम्स होते हैं, ऑफेंसेस होते हैं, वो सारे चैप्टर 16 उसको उनकी सज़ा को बयान करता है। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसीजरल लॉ है वो है आपका CRPC, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, ज़ाब्ता फौजदारी। आपने अक्सर देखा होगा FIR के ऊपर जब आप FIR की कॉपी लें तो सबसे ऊपर लिखा होता है ज़ेर दफ़ा 154 ज़वाद फ़े। ज़वाद फ़े से क्या मुराद है? ज़वाद फ़े से मुराद है ज़ाब्ता फौजदारी, CRPC, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। सोसाइटी में, सब कॉन्टिनेंट में, पाकिस्तान में, इंडिया में FIR 154 के तहत कटती है। तो ज़ाब्ता फौजदारी, ये वही ज़ाब्ता फौजदारी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। इसमें शामिल है चैप्टर 1 डेफिनेशन का है, चैप्टर 5 अरेस्ट, एस्केप एंड रीटेकिंग का है। उसके बाद चैप्टर 7 प्रोसेस टू कंपेल द प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट एंड अदर मूवेबल प्रॉपर्टी एंड फॉर द डिस्कवरी ऑफ पर्सन रॉन्गफुली कन्फाइंड। चैप्टर 8 है आपका सिक्योरिटी फॉर कीपिंग द पीस एंड द गुड बिहेवियर। चैप्टर 10 है पब्लिक नॉइसेंस, नुक्से अमन जिसको कहा जाता है। चैप्टर 11 आपका है टेम्परेरी ऑर्डर्स इन अर्जेंट केसेस ऑफ नॉइसेंस एंड एप्रीहेंडेड डेंजर। जिस तरह पुलिस वाले ये कलंदरा वगैरह भेजते हैं तो ये चैप्टर 11 उसको एप्रीहेंशन करते हैं, वो चीज़ जो आ रही है उसको रोकने के लिए पुलिस का डिपार्टमेंट है, उसके कितने इख्तियारात हैं ये इसमें। उसके बाद चैप्टर 14 है इंफॉर्मेशन टू द पुलिस एंड अदर एंड देयर पावर टू इन्वेस्टिगेट, FIR फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। FIR जो रजिस्टर होती है वो ज़ाब्ता फौजदारी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत होती है, सेक्शन 154 के तहत। उसके बाद है चैप्टर 16 है कंप्लेंट टू मजिस्ट्रेट, इस्तगासा वगैरह भेजना, मजिस्ट्रेट पे कंप्लेंट, कोई भी आप पर्सनल कंप्लेंट को इस्तगासा कहा जाता है। उसके बाद चैप्टर 17 है द कमेंसमेंट ऑफ प्रोसीडिंग बिफोर कोर्ट, के कोर्ट के सामने प्रोसीडिंग जो केस की कार्रवाई होती है वो चैप्टर 17 बयान करता है। उसके बाद चैप्टर 31 है अपील का, कि अपील जो है क्रिमिनल केसेस में कैसे दायर की जा सकती हैं, इसको चैप्टर 31 CRPC का डील कर रहा है। उसके बाद चैप्टर 39 है बेल का, बेल जमानत कैसे होती है, किन ग्राउंड में हो सकती है, क्यों हो सकती है, कौन से बेलेबल हैं, कौन से नॉन बेलेबल हैं, ये सारा चैप्टर 39 उसके अंदर आपको CRPC का बयान करेगा। उसके बाद लॉ ऑफ एविडेंस है। लॉ ऑफ एविडेंस के बारे में एक बात याद रखें कि लॉ ऑफ एविडेंस, कानून शहादत, ये आपका जो क्रिमिनल ठीक है केसेस हैं, उसके बाद सिविल केसेस हैं, इनके दरमियान एक ब्रिज का काम ये करता है। कोई भी चीज़ जो कोर्ट के सामने पेश होती है एज एविडेंस, उसको टेस्ट करना और उसकी एडमिसिबिलिटी, उसको काबिल अदखाल है या नहीं है, इसको कानून शहादत जो है वो बयान करता है। उसके बाद अच्छा कानून शहादत इसमें आपका पूरा है 1984 का कानून शहादत ऑर्डिनेंस USO 1984, ये इसमें कंप्लीट है, पूरा है। उसके बाद जो आपके सिलेबस में शामिल है वो है आपके प्रोफेशनल एथिक्स है, आपके एटिकेट्स हैं एक एडवोकेट के। इसमें एक जो लॉयर है उसके कंडक्ट के बारे में बयान किया, तो उसकी प्रोफेशनल कंडक्ट कैसी होनी चाहिए, इसके बारे में भी क्वेश्चन आपको लॉ गेट के अंदर पूछे जाएंगे। इसमें प्रोफेशनल कंडक्ट उनका बिहेवियर है, रूल 134 175B पाकिस्तान लीगल प्रैक्टिशनर एंड बार काउंसिल रूल्स 1976। ये कंप्लीट आपका लॉ गेट का सिलेबस है। ये वही सिलेबस है जो आपने अपने LLB के अंदर पार्ट 1 में, 2 में, 3 में, 5 ईयर हो तो आपने 5 ईयर में के अंदर पार्ट 3 से आपने ये पढ़ना स्टार्ट किया। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मुश्किल है। इसमें मुश्किलात जो स्टूडेंट्स में है ना वो कुछ, क्योंकि मेरा भी शोबा टीचिंग है, इससे तल्लक है लॉ की टीचिंग और लीगल जो टीचिंग है, इसमें मैंने जो चीज़ें ऑब्जर्व की हैं, फील की हैं, उसके अंदर सबसे पहली बात ये थी कि कुछ स्टूडेंट्स हमारे बहुत से ऐसे हैं जो क्वेश्चन को पढ़ के उनका एग्जैक्ट कॉन्टेक्स्ट नहीं ले सकते, कि उस क्वेश्चन को पढ़ के एग्जैक्ट उनका कॉन्टेक्स्ट नहीं ले सकते। बहुत से स्टूडेंट ऐसे जो उर्दू मीडियम से LLB किया हुआ है उन्होंने, अब वो लॉ गेट के अंदर जब आए हैं तो लैंग्वेज बैरियर है उनके लिए, लेकिन लैंग्वेज बैरियर प्रैक्टिस से दूर होगा। जैसे जैसे आप सिलेबस की प्रैक्टिस करेंगे आपका लैंग्वेज बैरियर उससे दूर होना स्टार्ट हो जाएगा। थर्ड ये है कि लॉ की अंडरस्टैंडिंग की डेप्थ नहीं है।
लॉ के जो अंडरस्टैंडिंग उसकी डेप्थ आपको बेयर एक्ट से आ सकती है। आप मेजर एक्ट को, मेरे सामने ही मेजर एक्ट पड़े हुए हैं, क्रिमिनल मेजर एक्ट है, सिविल मेजर एक्ट है, तो आप अपने सिलेबस की चीज़ें केस लॉ के साथ इनसे भी आप पढ़ सकते हैं, आप उनसे अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। ज़्यादा ये जो है ना आपका टेस्ट के ज़्यादा आपके कॉन्सेप्ट हैं उनके ऊपर ये बेस करेगा, और इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपके लिए मुश्किल पैदा करे पेपर में। इंशाल्लाह इसके बाद मैं नेक्स्ट लेक्चर जो है वो इस सिलेबस के मुताबिक सीरीज़ का स्टार्ट करने वाला हूँ। तो इंशाल्लाह जब ये लेक्चर मैं जब आपको पढ़ाऊँगा लॉ गेट के सिलसिले में, उम्मीद है कि आप सबके कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर होंगे और आप इंशाल्लाह इस टेस्ट के अंदर पास हो जाएंगे।